11th क्लास के अर्थशास्त्र विषय के सभी बच्चों का आज के वीडियो में स्वागत है। आज हम 11वीं कक्षा का प्रथम अध्याय है जो उसका थर्ड वीडियो उसके बारे में चर्चा करेंगे। दो पहले जो वीडियो हैं उनमें हमने अर्थशास्त्र का परिचय प्राप्त किया और सांख्यिकी का हमने परिचय प्राप्त किया। आज हम शुरू करते हैं सांख्यिकी का अक्षेत्र। इससे पिछली जो बातें हैं वो विद्यार्थी चैनल पर जाकर पिछले वीडियो में देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो देखने को मिलते रहें। धन्यवाद। सबसे पहले हम देखते हैं सांख्यिकी का अक्षेत्र। इसके क्षेत्र में तीन चीज़ें शामिल हैं। सांख्यिकी की प्रकृति, यह विज्ञान है अथवा यह कला है। सांख्यिकी की विषय सामग्री अर्थात इसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस किस बात का हम इसमें अध्ययन करते हैं, टॉपिक्स क्या क्या आते हैं सारे। सांख्यिकी की सीमाएं मतलब मर्यादा, कहाँ तक है इसकी हद, कहाँ तक है। जैसे किसी चीज़ की उसके बाद हद समाप्त हो जाती है और दूसरी चीज़ की हद शुरू हो जाती है। किसी ज़िले की हद समाप्त हो जाती है, उसके बाद वो उसके आगे उसके नियम नहीं चलते। तो इसी तरह से सांख्यिकी की सीमाएं, हद, मर्यादाएं कि ये कहाँ तक कार्य करती है, किस हद तक कार्य करती है और उस किस हद के बाद इसका कार्य नहीं होता। तो ये तीनों चीज़ें हम एक एक करके विस्तार से इनका अध्ययन करते हैं। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं सांख्यिकी की प्रकृति। सांख्यिकी की प्रकृति के बारे में कहा जा सकता है कि यह विज्ञान भी है और कला भी है, दोनों ही है। एक विज्ञान के रूप में यह तथ्यों को अच्छी तरह से समझती है, व्यवस्थित रूप से समझती है, आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, उनका वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन आदि करते हैं, निष्कर्ष उनसे निकालते हैं और आर्थिक समस्याओं को एक बहुत अच्छे ढंग से हम पहले समझते हैं। और कला के रूप में हम हर समस्या का, आर्थिक समस्या का समाधान भी करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी विज्ञान भी है और कला भी है। विज्ञान के रूप में है तथ्यों को, सूचनाओं को, संख्याओं को बेहतर ढंग से समझती है, तुलना के लायक बनाती है और उनसे निष्कर्ष निकालती है। और कला के रूप में विभिन्न आर्थिक नीतियों का निर्माण करके विभिन्न आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है। जैसे अगर हमें भारत की जनगणना, जनसंख्या को समझनी है तो सबसे पहले हम जनगणना के द्वारा सारे देश के विभिन्न आंकड़े जो हैं वो प्राप्त करते हैं। फिर जो आर्थिक नीतियाँ बनाकर देश में जो समस्याएं हैं बेरोजगारी की या निर्धनता की, उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं सांख्यिकी की विषय सामग्री। इसमें दो प्रकार की चीज़ें शामिल हैं। एक है विवरणात्मक सांख्यिकी और दूसरा है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। विवरणात्मक सांख्यिकी यह जो आंकड़े हमने प्राप्त किए हैं, जो सूचना हमने प्राप्त की है, उसका संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करती है, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि आंकड़ों को हम कैसे संकलन करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, उनको प्रस्तुतिकरण और उसके बाद विश्लेषण के बाद निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये विभिन्न सांख्यिकीय विधियां हैं, उनका विस्तार से वर्णन करती है। उसके बाद है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। इसमें हम एक छोटे से समूह के आधार पर, एक छोटे से सैंपल के आधार पर हम पूरी जनसंख्या, उससे संबंधित पूरे जो भी आंकड़े हैं उसके बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे हम एक पूरे स्कूल के बच्चों का अध्ययन करने के बजाय एक दो कक्षा के या कुछ सेलेक्टेड बच्चों का अध्ययन करके हम उस स्कूल के बारे में निष्कर्ष निकालें कि यहाँ के बच्चे इंटेलिजेंट है या यहाँ के बच्चे पढ़ाई में अधिक ध्यान देते हैं, नहीं देते। तो एक छोटे से समूह के अध्ययन के आधार पर पूरे उस बात को सामान्यकरण करके और फिर पूरी देश या अर्थव्यवस्था के ऊपर लागू करना, ये निष्कर्षात्मक सांख्यिकी है। तो एक क्षेत्र में अगर उन्नति हो रही है, कृषि क्षेत्र में, या एक जगह पर उद्योग में उन्नति हो रही है या सेवाओं में, तो उसके आधार पर हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर वो बात लागू करें कि आने वाले भविष्य में देश में आर्थिक विकास हो रहा है। तो ये निष्कर्षात्मक सांख्यिकी है। इस पाठ में कुछ आर्थिक शब्दावली जो प्रयोग हो रही है उसका हम विस्तार से जो डिस्कस करेंगे, आगे डिटेल में हम स्टडी करेंगे, आने वाले पाठों में करेंगे। जैसे यहाँ पर सैंपल या प्रतिदर्श
के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बताया गया, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगले अध्याय में हम विस्तार से करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ उसके बारे में संकेत मात्र दिया गया है। इसी तरह से हमने जो सांख्यिकी की विभिन्न विधियाँ हम देख रहे हैं, इनके बारे में भी विस्तार से अगले पाठों में, अगले अध्यायों में हम अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थी यहाँ ये ना सोचे कि ये सारी चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में नहीं बताई गई हैं, क्योंकि वो उन पाठों की जो विषय सामग्री है वो फिर सारी एक ही पाठ में आ जाएगी। आगे हम बात करते हैं सांख्यिकी की सीमाएं। सांख्यिकी क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकती। सबसे पहले सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तत्वों का अध्ययन कर सकती है। जो गुणात्मक तत्व हैं, जैसे जिनको हम माप नहीं सकते, देश प्रेम है, ईमानदारी है, इनको सांख्यिकी में हम माप नहीं सकते, इनका हम संख्यात्मक रूप से अध्ययन नहीं कर सकते। दूसरा, अगर हम देखें, आंकड़ों में एक रूपता या सजातीयता होनी चाहिए, एक जैसे इस चित्र में हम देख रहे हैं, तीनों आंकड़े जो कृषि से संबंधित है उनका एक रूपता में लेते हैं, एक कैटेगरी में। एक उद्योग के आंकड़े हैं, तो इनका कई बार हम जब कृषि के उत्पादन का अध्ययन करते हैं तो सभी आंकड़े हमें, सभी सूचनाएं, सभी चीज़ें कृषि के बारे में जो संबंधित है वही लेनी पड़ेगी, उससे बेमेल आंकड़े नहीं होने चाहिए। एक जैसी कैटेगरी के आंकड़ों का एक बार अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम केवल समूह का अध्ययन करते हैं। एक व्यक्तिगत सूचना का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि समूह की तुलना, समूह की और आंकड़ों का सांख्यिकी का अगर मतलब भी देखें, समूह या औसत के रूप में अध्ययन ही सांख्यिकी है। पिछले वीडियो में भी हमने ये बात सीखी थी। कई बार वही बातें बार बार रिपीट होकर आती हैं। उसके बाद है सांख्यिकी का दुरुपयोग संभव है। सांख्यिकी का दुरुपयोग से हमारा अभिप्राय है कि कोई व्यक्ति अगर अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाना चाहता है तो वह अपने से जो डाउन है, अपने से जो निम्न है, अपने से जो बदतर है, उसके आंकड़ों को प्रस्तुत कर सकता है और कह सकता है कि मैं उससे बेहतर हूँ। और अगर कोई व्यक्ति आपको कम दिखाना चाहे तो वह आपसे बेहतर व्यक्ति के आंकड़े का चुनाव करके आपको उससे कम दिखा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम ये दिखाना चाहें कि भारत एक अमीर देश है, तो हम भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना बांग्लादेश से करेंगे या पाकिस्तान से, और हम बताएंगे कि भारत तो एक अमीर व्यक्ति है, भारत तो एक अमीर देश है। लेकिन अगर हमने भारत को एक गरीब देश दिखाना है, फिर हम भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना अमेरिका से करेंगे, इंग्लैंड से करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से करेंगे, और फिर हम दिखाएंगे कि भारत तो एक अमीर देश ना होकर गरीब देश है। इसी तरह एक विद्यार्थी, अगर हमें यह दिखाना है कि यह विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करता, कक्षा में पिछड़ा हुआ है, तो हम उसके आंकड़ों की, अंकों की तुलना जो टॉपर विद्यार्थी हैं उसके अंकों के साथ करके उसको डाउन दिखा सकते हैं, निम्न दिखा सकते हैं, उसको नीचे दिखा सकते हैं कि ये उससे बदतर है, उससे बेहतर नहीं है। और अगर हमने किसी बिल्कुल औसत विद्यार्थी को भी बेहतर दिखाना है तो हम उसकी तुलना जो बिल्कुल जो अनुत्तीर्ण होने वाले, फेल होने वाले बच्चे हैं उससे करके हम दिखा सकते हैं कि ये बेहतर विद्यार्थी है। इसके बाद जो अगली कमी, अगला दोष या अगला अवगुण हम सांख्यिकी के सिर मंडते हैं कि सांख्यिकी के अंदर ये भी कमी है, ये भी अवगुण है, ये भी दोष है, वो कहते हैं कि परिणाम केवल औसत रूप से सत्य होते हैं, हर व्यक्ति पर उसी तरह लागू नहीं होते। तो यहाँ चित्र में हमें एक परिवार दिखाई दे रहा है। परिवार में हस्बैंड वाइफ दोनों की जो हाइट है लगभग 6 फीट के आसपास है, बिटिया की हाइट 4 फीट के आसपास है और बेटे की हाइट 3 फीट के आसपास है। तो अगर हम सभी की हाइट जोड़कर और उसको 4 से भाग कर उसका औसत निकालें, एवरेज निकालें, तो लगभग 5 फीट हाइट फैमिली की बन जाती है। तो ये व्यक्ति ये कहता है कि मुझे सांख्यिकी की नॉलेज है, और वो क्या करता है, ये परिवार घूम रहा था, रास्ते में देखा, घूमते घूमते एक नहर आ गई। तो परिवार का मुखिया जो है व्यक्ति, वो बोला कि देखते हैं, चलो हम सांख्यिकी का प्रयोग करके हम ये नहर पार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसने परिवार की जो औसत हाइट थी उसके हिसाब से औसत निकाली, जो अपनी वाइफ की हाइट जोड़ के अपनी हाइट, बेटे की, तो उसने देखा कि हमारी चारों की हाइट जोड़ के और 4 से भाग करके हमारी औसत आ गई 5 फीट। फिर उसने क्या किया, वहाँ पर एक लंबे बांस का टुकड़ा लिया और उसकी सहायता से नदी की गहराई मापी, और उसने जो नहर थी उसकी गहराई मापी। तो हर जगह से मापने के बाद उसने उसका औसत निकाला और वो आया 4 फीट।
तो वो नदी क्योंकि बीच में से ही गहरी थी, बाकी किनारों पे से ज़्यादा गहरी नहीं थी, तो इसलिए उसका औसत आया 4 फीट। तो उसने परिवार को बड़ा उत्साहित होकर, बड़ा खुश होकर कहा कि हाँ, हम ये नहर बड़े आराम से पार कर सकते हैं, चलो ये नहर पार करते हैं। लेकिन जैसे ही वो नहर पार करके दूसरे किनारे पर पहुँचे तो उसने देखा वह भी है, उसकी पत्नी भी है, बेटी भी है, लेकिन बेटा कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो उसने दोबारा फिर अपना हिसाब किताब खोला, फिर आंकड़ों का हिसाब लगाया, फिर अपनी पत्नी से और बेटी से बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी जो चारों की औसत तो 5 है, जबकि इस नहर की गहराई की औसत 4 है। और फिर उसने कहा कि मेरे सारे आंकड़े यूं के यूं, फिर भी मेरा परिवार डूबा क्यों। तो कई बार ऐसा होता है कि विषय की गलती ना होकर हमारी जो उसका प्रयोग कर रहा है विषय का, उसकी नासमझी की वजह से भी ये कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो उसे विषय को पूरा समझे बिना उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। शायद इसीलिए किसी ने कहा है लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। तो अल्प ज्ञान कई बार उसका नुकसान बहुत हो जाता है। तो नेक्स्ट हम सांख्यिकी की कमी जो हम मानते हैं, अवगुण मानते हैं, दोष मानते हैं, सीमा मानते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है? नेक्स्ट इसमें आता है केवल विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग। तो जो सांख्यिकी की पूरी नॉलेज रखते हैं, विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनको सांख्यिकी की हर छोटी से छोटी बारीक बातों का पता है, तो वही केवल सांख्यिकी का प्रयोग करें ताकि देश के बारे में या आर्थिक तत्वों के बारे में सही सही निष्कर्ष निकाले जा सकें और जो भविष्यवाणी है सही सही की जा सके। ऐसा ना हो कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ जाएं जो उसका या तो दुरुपयोग करे या उसको अच्छी तरह प्रयोग करने का पता ही ना हो और हमारे जो निर्णय हैं वो गलत निकले, भविष्यवाणियाँ गलत निकले या निष्कर्ष गलत निकले। उसके बाद हम बात करते हैं सांख्यिकी के महत्व की। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है, क्यों हम इसे इतनी तवज्जो देते हैं, क्यों अहमियत देते हैं? तो सबसे पहले आर्थिक समस्याओं को संख्यात्मक अभिव्यक्ति मिल जाती है। अगर हम केवल यही पढ़ें कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है और उसको संख्या के रूप में हम परिभाषित ना करें कि कितनी है, तो ना तो हम किसी देश से तुलना कर सकते, ना हम उस बात को पूरी तरह बेहतर समझ सकते। तो किसी भी बात को पूरी तरह बेहतर समझने के लिए संख्या का होना आवश्यक है, संख्यात्मक अभिव्यक्ति का होना आवश्यक है। बिना संख्यात्मक अभिव्यक्ति के तो हम 2 राज्य या 2 देश, इवन 2 विद्यार्थियों की भी तुलना नहीं कर सकते अगर हमें उनके अंकों का, प्रतिशत का ना पता हो। तो संख्यात्मक अभिव्यक्ति तुलना के लिए परम आवश्यक है। उसके बिना हमें कोई भी किस एक्सटेंट तक, किस हद तक हम तुलना करें, वो पैमाना नहीं मिल पाता। तो एक पैमाना है कि जैसे हम विभिन्न राज्यों की तुलना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या अगर संख्या के रूप में उपलब्ध है तो वो बहुत आसान हो जाता है, उस बात को तवज्जो मिल जाती है, महत्व मिल जाता है। और गुणात्मक तत्व की ज़्यादा है, कम है, उनका कोई पैमाना ही नहीं है। किसी व्यक्ति के लिए 1000 ही ज़्यादा है, किसी के लिए लाख, किसी के लिए करोड़ भी ज़्यादा नहीं है। तो अर्थशास्त्र में हमें सांख्यिकी से एक पैमाना मिल जाता है संख्या के रूप में किसी भी चीज़ को मापने का। आगे अगर हम देखें कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है, तो हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्र हैं एक अर्थव्यवस्था में, जैसे कृषि क्षेत्र है, उद्योग हैं, सेवाएं हैं। तो हम आपस में एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र से उत्पादन और अन्य आर्थिक क्रियाओं की तुलना कर सकते हैं। अंतर क्षेत्रीय मतलब विभिन्न क्षेत्रों की तुलना, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की। और अंतर समय का मतलब विभिन्न समय का आधार लेकर, जैसे पिछले वर्ष या पिछले 10 सालों की तुलना। तो समय के अनुसार तुलना अंतर समय तुलना कहलाती है। जैसे हम एक चित्र में देख रहे हैं, इसमें हमने 2000 वर्ष और 2013 की हमने जो तुलना की है, तो ये अंतर समय तुलना है कि लगभग 12-13 वर्ष में हमने जीडीपी की तुलना की है कि प्राथमिक क्षेत्र में कितना है, द्वितीयक में कितना है, तृतीयक में कितना है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली जो इसका महत्व है वो है आर्थिक भविष्यवाणी। आर्थिक भविष्यवाणी से अभिप्राय है कि विभिन्न आर्थिक तत्वों का आपस में संबंध पता लगने के बाद हम बता सकते हैं कि अगर हमारे देश में कीमतें बढ़ रही हैं तो इसका मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
अगर सोने की कीमतें कम हो रही हैं तो सोने की मांग बढ़ेगी। अगर हमारे देश में कृषि उत्पादन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से उत्पादन बढ़ने से व्यापार बढ़ेगा। तो विभिन्न आर्थिक तत्वों में संबंध पता होने के बाद हम उनका एक दूसरे पर पड़ने वाला प्रभाव जो है उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं और भविष्य में उसकी जो वैल्यू है, मूल्य है, उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। आगे है इसमें आर्थिक नीतियों का निर्माण। तो हमारे देश में सरकार जो अपना टैक्स सिस्टम है, जो सरकार ने विभिन्न वर्गों पर जो कर लगाने हैं उसका निर्धारण कर सकती है। अगर सरकार को सांख्यिकीय रूप में सूचनाओं का पता है, अंकों के रूप में सारा, क्वांटिटी के रूप में सारे सूचनाओं का पता है और उसके आधार पर सरकार ने अपनी रेवेन्यू डिसाइड करनी है, अपनी आय का निर्धारण करना है कि कितनी आय प्राप्त करनी है, लोगों पे कितना बर्डन पड़ेगा, विभिन्न वर्गों पर उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, संख्या के रूप में सरकार को पता है, तो वो सरकार उससे निष्कर्ष निकालकर आर्थिक नीतियों का निर्माण करेगी और अपने जो टैक्स वगैरह है वो डिसाइड करेगी कि कितनी सब्सिडी, कितनी छूट देनी है, कितने टैक्स लगाने हैं। तो ये सरकार विभिन्न आर्थिक नीतियाँ, बजट बनाना, विभिन्न वर्गों को क्या क्या फ़ायदा पहुंचाना है, तो ये संख्यात्मक रूप से ही संभव है, क्योंकि विभिन्न वर्गों से संबंधित जो सूचनाएं सरकार को प्राप्त होती है संख्या रूप में, उसी के आधार पर सरकार ये अनुमान लगाती है, तय करती है कि अपनी आर्थिक नीतियाँ कैसे बनाई जाएं, संसाधनों को कैसे बंटवारा किया जाए। सांख्यिकी के आधार पर देश की सरकारों को यह लाभ हो जाता है कि वह ये सारी सूचना प्राप्त करके फिर अपनी नीतियों का निर्माण कर लेती हैं कि पैसा, प्रत्येक रुपया कहाँ से आएगा अर्थव्यवस्था में और कहाँ कहाँ पर लगाना है। तो इस तरह से पूरी आर्थिक विश्लेषण से देश के जो सामाजिक कल्याण है उसको ध्यान में रखकर हर प्रकार की आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जा सकता है सांख्यिकी की मदद से। जैसे एक डॉक्टर एक पेशेंट की रिपोर्ट देखकर उसको पता चल जाता है संख्यात्मक रूप से कि इसमें कितने ग्राम खून है, एचबी कितना है, इसका वज़न कितना है, इसके अंदर विभिन्न पोषक तत्वों की, कैल्शियम, आयरन, इनकी डेफिशिएंसी, इनकी मात्रा कम है या ज़्यादा है, उसके आधार पर वो उसको खुराक देता है। इसी तरह से देश में विभिन्न वर्ग हैं, इसी तरह से देश में विभिन्न व्यक्ति हैं, तो सरकार, विभिन्न राज्य हैं, सरकार भी ये देखकर कि कहाँ पर किसकी कैसी आवश्यकताएं हैं संख्यात्मक रूप से देखकर फिर उसके आधार पर कैसे संसाधनों का बंटवारा करना है, ये सारा निर्णय सरकार संख्यात्मक रूप से ही लेती है। बिना संख्यात्मक रूप के इन चीज़ों का अनुमान नहीं लग सकता और आर्थिक नीतियों का निर्माण नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो सांख्यिकी का लाभ है, अध्ययन का जो फायदा है, वो है आर्थिक संतुलन। आर्थिक संतुलन एक उपभोक्ता के रूप में, उपभोक्ता को पता है उसकी आय कितनी है और उस आय से वह कौन सी वस्तु सेवाएं खरीद कर अपना अधिकतम कल्याण, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। उसी तरह एक उत्पादक के तौर पर उत्पादक देखता है कि किस तरह से वह उत्पादन करे ताकि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो, और उसी तरह से देश की सरकार ये देखती है कि किस तरह से वो अपनी आर्थिक नीतियों का निर्माण करे ताकि देश में अधिकतम वर्ग जो बहुमत है उसको लाभ मिले, सामाजिक कल्याण मिले। तो यह सांख्यिकी के द्वारा ही संभव है। सांख्यिकी से जो हमें सूचना मिलती है अंकों के रूप में, उसी से हम ये सारे निर्णय बेहतर रूप में ले सकते हैं। उपभोक्ता को अपनी आय पता है, उपभोक्ता मतलब जो अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए वस्तु खरीदता है, मार्केट से सेवाएं खरीदता है, तो उसे अपनी आय पता है, वस्तुओं की कीमत पता है, इसके आधार पर वो अपना संतुलन प्राप्त करता है। उत्पादक को भी उत्पादन के साधनों को, वो जो उसके ऊपर लागत खर्च करता है वो पता है, वस्तु जो बेचता है उसकी कीमत पता है, कीमत निर्धारण करता है और अपना अधिकतम लाभ प्राप्त करने की प्रयास करता है। उसी तरह सरकारों को पता है कि कितने आय के साधन हैं, उनके बजट कितना है, कितनी उनके व्यय हैं, कितना उन्हें देश के आर्थिक विकास पर किस किस वर्ग पर खर्च करना पड़ता है। तो अगर ये सारी संख्याएं ना हो तो आर्थिक संतुलन प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो प्यारे बच्चों, एक्सप्लेनेशन का कोई पैमाना नहीं है। एक ही विषय पर हम चाहे घंटों उसके बहुत बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करते रहें तो भी उसकी व्याख्या शायद हम ना कर पाएँ, इतनी क्षमता हम में नहीं है। लेकिन समय का अभाव है, हर वीडियो को हमने तय समय में पूरा करना होता है। विभिन्न उदाहरण और सारी चीज़ें इस बात को ध्यान में रख के की जाती हैं कि आप एक वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देखकर
उससे हो सकता है जितना आप समझ प्राप्त कर लेंगे। लेकिन फिर भी हो सकता है, हर इंसान है हम, कोई पूर्णता प्राप्त नहीं है। हो सकता है आपके हिसाब से इसमें एक्सप्लेनेशन ना हो, लेकिन फिर भी हम मिलकर इसको और बेहतर बना सकते हैं अगर आपके सुझाव हमें मिलते रहें। जैसे कि कुछ विद्यार्थियों ने कहा था कि सर इंग्लिश और हिंदी दोनों का प्रयोग करो, तो कई बार हमें लगता था कि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश में इतना पिक नहीं कर पाएंगे, या अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं हम शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं तो वो अच्छी तरह उसको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन हिंदी फिर भी हमारी मातृभाषा है, हम उसमें बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। और आपके सुझाव और आपके कमेंट पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के वीडियो में अपनी आगे और चीज़ ऐड करें। हो सकता है हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए लास्ट में एक दो क्लिप्स ऐसी ऐड करें जिसमें वो जो सारी व्याख्या जो हमने हिंदी मीडियम में की है वो थोड़ा सा इंग्लिश में भी उसको समझाया जा सके। लेकिन वो सभी आपके सहयोग पर निर्भर है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि और ज़्यादा बेहतर किया जा सके। बेहतरी जो और इम्प्रूवमेंट है वो हमेशा कभी ख़त्म नहीं होता। हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्तर तो जितना हम करते रहें उतना और ज़्यादा बेहतर होता रहेगा। इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा ही बना रहता है। तो आपसे इसी सहयोग की उम्मीद के साथ ये आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने ये पार्ट 2 सांख्यिकी वाला पार्ट जो है उसका प्रथम अध्याय यहाँ पर पूर्ण कर लिया, और इसी तरह आपको आगे आने वाले वीडियोस में सांख्यिकी के सेकंड पार्ट के और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। लेकिन फिर भी आपसे मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे अपने सजेशन, अपने कमेंट भेजें ताकि और ज़्यादा बेहतर इसको बनाया जा सके, सभी विद्यार्थियों को इससे लाभ हो, और कहीं पर भी जो हमारी जितनी भी कमियां हैं उनको धीरे धीरे हम सुधार कर सकें। धन्यवाद।